हाँ भाई लाओ। सुनिए, तो कल जैसा कि हमने अपने चैप्टर नंबर 6 के जितने भी टॉपिक थे उन सभी को एक बार रिवाइज कर लिया था, ठीक है। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि ऐसा तो नहीं है कहीं मुझे मेरी हिंदी बोलने में कोई दिक्कत हो या समझ में नहीं आता हो आपको। मैंने कितनी बार आपसे उस वीडियो में कहा कि भाई ये रिवाइज वीडियो इसलिए डाली है ताकि जो अब ये टॉपिक है ना, तो यदि वो 2 टॉपिक और हो जाते तो मुझे 2 दिन लगते इसको रिवाइज कराने में, समझ रहे। मैंने कहा था ना आपसे कि HGP है, DNA फिंगरप्रिंटिंग है, इसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे। पर साहब नहीं, और साहब HGP रह गया, ये रह गया, वो रह गया, दिमाग ख़राब कर देते हैं पूरा। अरे जितना आपसे कहा जाए ना आप उतना पढ़ा करो केवल, ठीक है। ये मेरा काम है कि मुझे कौन सा टॉपिक कब कराना है, मैं अपने तरीके से सेट करता हूँ ना उनको, ठीक है। ये आपकी सिरदर्दी नहीं है कि कौन सा टॉपिक आपको कब पढ़ना है, ये मुझे पढ़ाना है कि मुझे कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखा करो ऐसी बातों को, हर समय पता नहीं क्या और क्या। चलिए सुनिए, अब जैसे रिवाइज हो गया तो अब तक के जितने भी आपके टॉपिक के वो लगभग क्लियर है, क्योंकि उस समय हमें टाइम मिला था और जितने भी अपने लेक्चर थे वो अच्छी तरीके से मैंने रिवाइज भी करा दिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक भी नहीं रहा था। अब रही एक टेलर के प्रयोग की, नहीं आता है कभी, समझ में आ गई बात। 2 लाइन है NCERT बुक में, कर देंगे उसको, आज कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें बोली। अरे इम्पोर्टेंट जरूरी है पहले थोड़ा सा। चलो, तो जो चैप्टर नंबर 6 है, अब जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर नंबर 6 का वो है HGP, ठीक है भाई। HGP, और नोट्स अपने सामने रखना है ना। HGP जो है ना, उसे आप ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बोलिए? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, मानव जीनोम परियोजना, ठीक है। अब ये क्या है HGP, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, कैसे इसके बारे में हम पढ़ना है, ये ज़रा ध्यान से सुनिए। HGP है ना, वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। महत्वाकांक्षी का मतलब जो हमारे हित में थी, ठीक है। तो क्यों, क्या योजना थी भाई ये? एक मिनट सुनिए। तो जो HGP है, जीनोम जो होता है ना, अब तो सबसे पहले आप समझे कि जीनोम क्या है। तो देखिए, आप सिंगल गुणसूत्र को, ये हैप्लॉइड गुणसूत्र है। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि यदि किसी कोशिका में 23 क्रोमोसोम है तो आप उसको जीनोम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीनोम कह सकते हैं, है ना। तो जीनोम का मतलब क्या है कि मानव का जो अगुणित गुणसूत्र होता है ना, अगुणित गुणसूत्र, उसको आप जीनोम के नाम से जानते हैं, है ना। मतलब सिंगल क्रोमोसोम पर जो ये DNA होता है ना, सिंगल क्रोमोसोम पर जो ये DNA होता है, इस पर जो नाइट्रोजन क्षार हैं, नाइट्रोजन क्षार, उसको आप बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं? जीनोम। यानी कि या इस DNA पर जो DNA है, जीन है, नाइट्रोजन क्षार है, आप उसी को क्या बोलेंगे भाई? जीनोम बोलेंगे, ठीक है। तो जीनोम क्या है? जीनोम एक अगुणित गुणसूत्र का जो जीन है, अगुणित गुणसूत्र को, अगुणित गुणसूत्र पे जो जीन होते हैं ना, या न्यूक्लियोटाइड होते हैं या नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो हम उसको ही क्या बोलते हैं? जीनोम बोल के चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ह्यूमन माने मानव, तो मानव के जीनोम का अनुक्रम पता करने के लिए, अब अनुक्रम क्या बताऊं कि भाई इस इस DNA पर कौन से तो न्यूक्लियोटाइड हैं, कितने जीन होते हैं, कौन कौन से जीन होते हैं, किस पर कितने जीन, है ना, और ये किस क्रम में लगे हुए होते हैं, ऐसी सारी नॉलेज के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई और हम उसी को बोलते हैं HGP। क्या बोलते हैं भाई? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो HGP क्या है कि मानव के जीनोम के
या मानव जीनोम के अनुक्रम को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई, और इसी योजना को आप क्या किस नाम से जानते हैं? HGP के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बोलिए? HGP के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्या है HGP, ये समझ में आया पहले कि केवल यदि आप इस जीनोम का अनुक्रम पता कर लेंगे कि भाई इस पर कितने नाइट्रोजन क्षार हैं, कितने जीन हैं इस गुणसूत्र पर, तो आप उसी को बोलते हैं HGP, ठीक है। और ये बहुत ही महंगी प्रक्रिया थी, तो किसी भी देश ने इसको शुरुआत नहीं किया। जो अमेरिका है, अब भाई अमेरिका तो विकसित देश है, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, है ना। और लगभग 13 साल की ये योजना थी कि भाई अब हम इस योजना को 13 साल में जाके कंप्लीट कर लेंगे। 1990 से स्टार्ट हुई थी और 2003 में जाके ख़त्म हुई थी, लेकिन फिर भी 2003 में कंप्लीट रूप से ख़त्म नहीं हुई थी। तो 2006 में एक गुणसूत्र 1 रह गया था, एक गुणसूत्र क्रमांक 1, उसका अध्ययन 2006 तक कंप्लीट हो पाया था, ठीक है। तो HGP बहुत महंगी प्रक्रिया थी, है ना। आपके पास डेटा लिखा हुआ है कि, है ना, कि 3 × 10⁻9 बिलियन वो क्षार युग्म है ना, तो प्रत्येक में यदि $3 लगे तो बहुत सारे पैसे की इसमें लागत आती है, ठीक है। और यदि इनके अनुक्रम को यदि हम कॉपी किताब में लिखें ना, तो क्या है कि 1000 पृष्ठ की एक किताब हो और हर पृष्ठ पर 1000 शब्द लिखे हों, तब जाके आपको 3300 बुक की आवश्यकता पड़ेगी। इतना यदि हम इसके जीनोम के अनुक्रम को लिखें, तो पूरे जीनोम के अनुक्रम को, ठीक है। समझ में आ गई। तो एक बहुत ही बड़ी योजना थी। बायोलॉजी के क्षेत्र में आज तक के इतिहास में इससे बड़ी कोई और योजना नहीं है। ये सबसे बड़ी योजना है भाई HGP, ठीक है। HGP जो है वो सबसे बड़ी योजना है, ठीक है भाई। चलिए, और इस HGP की खोज से बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से विस्तार हुआ है। तो आप इसको ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या जैव सूचना विज्ञान बोलते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि जैव सूचना विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। ये बात है भाई HGP के बारे में। ये तो अभी शुरुआत है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि गोल्स क्या है HGP के। अब सुनिए, यहाँ से जो आपके लिए क्वेश्चन बनेगा ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का। आनुवांशिक कूट हुआ और मतलब जेनेटिक कोड जो था, और HGP, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। तो सुनिए, यहाँ पे जो आपको याद करने ना क्वेश्चन, वो है सबसे पहला HGP के गोल्स क्या हैं, लक्ष्य क्या है HGP के। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। परिभाषा तो बहुत सिंपल है कि मानव जीनोम के अनुक्रम को पता लगाने के लिए, एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई, जिसे हम क्या कहते हैं? HGP कहते हैं। अब यदि हम बात करते कि भाई HGP के लक्ष्य क्या हैं, मतलब जब HGP की शुरुआत की गई थी तो कोई ना कोई इसका टारगेट होगा, ठीक है। अब इसके टारगेट बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट हैं। टारगेट क्या? उन्होंने कहा कि मानव में जो 20 से 25 हज़ार जीन हैं, जीन के बारे में क्या लगाना है? पता लगाना है ना। समझ में आ गई बात। उन्होंने कहा कि भाई मानव में जो 20 से 25 हज़ार जीन है ना, उनके बारे में क्या लगाओ? पता लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट, जीनोम को बनाने वाले जो 3 बिलियन क्षार हैं, 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षार, ये चौक थोड़ा सही नहीं है, एक दूसरा चौक देता हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। जीनोम को जो 3 बिलियन क्षार बनाते हैं ना, उनका अनुक्रम ज्ञात करना। बोलिए कि भाई उनका हमें अनुक्रम ज्ञात करना है कि जो भी मानव जीनोम को 3 बिलियन के करीब जो क्षार बनाते हैं, उनका हमें अनुक्रम ज्ञात करना है ना। जो भी नई जानकारी आए उसे आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, नई जानकारी को आंकड़ों के रूप में कलेक्ट करना,
संग्रहित करना। ठीक है, समझ में आ गई बात। नई आंकड़ों के विश्लेषण काजें, जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए नई तकनीक में सुधार करना या नई तकनीक का विकास करना। ठीक है, और योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर विचार करना। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, वो एचजीपी के लक्ष्य थे भाई। क्या थे ये? एचजीपी के लक्ष्य है ना। तो सबसे पहले तो आपको लक्ष्यों के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि ये लक्ष्य क्या है। लक्ष्य आपको याद होने चाहिए भाई। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है लक्ष्यों का। ठीक है, तो देख लेते हैं हम भाई, जो अपनी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थी, योजना थी, उसके क्या तो लक्ष्य होते हैं, ये आपको याद ही करने, इनमें कोई समझाने वाली तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। अब क्या है देखिए, उन्होंने जब भी एचजीपी की शुरुआत हुई थी तो उनके पास कुछ गोल्स थे, कुछ टारगेट थे। अब वो टारगेट क्या थे कि भाई जो 20 से 25,000 जीन हैं उनके बारे में हमें पता लगाना है। ठीक है, और जीनोम जो है वो लगभग 3 बिलियन क्षारों से बने हुए हैं, उनका हमें अनुक्रम ज्ञात करना है। और जितनी भी जो नई जानकारी हमें मिलेगी उन सभी को हम आंकड़ों के रूप में क्या करेंगे? संग्रहित करेंगे। ठीक है, संग्रहित करेंगे आंकड़ों के रूप में। और आंकड़ों का जो हम विश्लेषण करेंगे ना, आंकड़ों का, उसके लिए हम नई तकनीक में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए हम नई तकनीक में क्या करेंगे? सुधार करेंगे ना। और इस योजना में जो भी मुद्दे उठेंगे, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, हम उस पर सब पे क्या करेंगे? विचार करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। किसके? एचजीपी के। एक बार पढ़ के देखो जरा, अभी की अभी याद होने चाहिए ये सभी भाई, बहुत सिंपल हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हल्के में मत लेना कि भाई ये तो नहीं आएगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। तो समझ में आ गई बात? पढ़ो एक बार फटाफट, प्रत्येक लक्ष्य को याद कीजिए। बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 नंबर का पूछा जाता है कि भाई एचजीपी क्या है, इसके लक्ष्यों को बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, बस इतना सही। यही 4-5 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, तो एचजीपी के लक्ष्य में है ना, पता चल गया होगा आपको कि भाई 20 मानव डीएनए के जो 20 से 25,000 जीन बना रहे हैं उनके बारे में हमें पता लगाना है। जीनोम जो 3 बिलियन रासायनिक क्षारों से मिलकर बना हुआ है उसका अनुक्रम हमें ज्ञात करना है। नई जानकारी जो भी मिलेगी हम उसे आंकड़ों के रूप में कलेक्ट करेंगे और आंकड़ों के विश्लेषण के लिए हम नई तकनीक में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। और इस योजना में जितने भी मुद्दे उठेंगे ना, हम सब पे क्या करेंगे भाई? विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे एचजीपी के क्या हैं? लक्ष्य हैं। केवल क्या है भाई? लक्ष्य। तो ये लक्ष्य आप सभी बच्चों को याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए लक्ष्यों में ना आगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। लक्ष्यों के बाद ना मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं विशेषताएं। अब बोल कुछ ये मत बोलना सर कार्य प्रणाली, बताऊंगा मैं अभी इसको। विशेषताएं, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ डरो मत। कई ये बोले नहीं सर कार्य प्रणाली तो पहले से विशेषताओं से, आपने कार्य प्रणाली क्यों नहीं बता रहे? अरे विशेषताओं के बाद कराऊंगा भाई, कहीं कमेंट में लाइन लगा दें आप। आपकी आदतें बहुत ख़राब होती जा रही हैं आजकल। सुनिए, जो विशेषताएं होती है ना, विशेष ध्यान सुनो। अरे मुझे पता होता है कि कौन सा टॉपिक कब आपके लिए सूटेबल रहेगा, समझ रहे ना? उसी हिसाब से कराता हूँ मैं।
ऐसे पागल हो। चलिए, तो एचजीपी के लक्ष्य की बात कंप्लीट हो गई, बोलो, है ना। एचजीपी के लक्ष्य हम सबको पता चल गया, कितने लक्ष्य होते हैं, 4-5 लक्ष्य थे, वो हम सब ने याद कर रखे हैं। चलिए साहब, अब हम बात करते हैं कि ये एचजीपी की विशेषता क्या होती है ना। मतलब जो एचजीपी योजना है, एचजीपी जो योजना है, इसके बारे में कौन कौन सी बातें सामने निकल के आई, समझ गए। विशेषताओं का मतलब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ये परियोजना थी एचजीपी, उसमें कौन कौन सी बातें निकल कर आई हैं ना। चलिए, तो इसको हम देख लेते हैं भाई क्या क्या विशेषता थी। पॉइंट टू पॉइंट सुनना। सबसे पहला पॉइंट कि जो मानव जीनोम है, मानव जीनोम, इसमें 3164.7 करोड़ तो क्षार मिलते हैं। अब ये ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है। मतलब पहले तो अनुमान लगाया जा रहा था, अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा दे दिया उन्होंने एचजीपी के बाद कि भाई मानव जीनोम में तो 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं, ठीक है। और कुल जीन कितने, 30,000 जीन होते हैं। कितने, 30,000 जीन होते हैं, है ना। तो लगभग प्रत्येक जीन में 3,000 क्षार होते हैं, 3,000 क्षार, ठीक है, 3,000 क्षार। लेकिन एक सबसे बड़ी जीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। तो ये जो डिस्ट्रोफिन जीन है ना, इसमें अकेली डिस्ट्रोफिन जीन में 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं, ठीक है। और अच्छा, वैसे मैंने ये पॉइंट यहाँ पे अलग मिक्स कर दिया। चलो मैं इस पॉइंट को यहाँ से सीधा लिख देता हूँ आपके लिए कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टोटल जीन 30,000 होते हैं, है ना। तो पहले ये अंदाज लगाया जा रहा था कि भाई हमारे जीन तो ना 80,000 से 1,40,000 के करीब होंगे, है ना। एचजीपी से पहले ये अंदाज लगाया जा रहा था कि भाई हमारे तो जीन कितने, 80,000 से 1,40,000। लेकिन जब एचजीपी योजना आई थी, एचजीपी योजना जब की गई, तो उसमें टोटल कितने जीन पाए गए थे मानव जीनोम में, 30,000 जीन। कितने जीन, 30,000 जीन। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब तीसरा पॉइंट, जो प्रत्येक जीन होता है, हर जीन में, प्रत्येक जो जीन है उसमें 3,000 नाइट्रोजन क्षार होते हैं प्रत्येक जीन में। औसत है ये, औसत, एवरेज, औसत 3,000 क्षार होते हैं। लेकिन अकेली एक ऐसी जीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, कुछ भी आप लिख देना। इसमें अकेली जीन में 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं। क्या बात समझ में आई, बोलिए। कि वो ये कहते हैं कि भाई जो प्रत्येक जीन होता है ना, उसमें एवरेज 3,000 क्षार उपस्थित होते हैं। लेकिन अकेला एक ऐसा जीन है, सबसे बड़ा जीन, जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, जिसमें अकेले डिस्ट्रोफिन जीन में 2.4 करोड़ नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं। अब बोलेंगे साहब ये डिस्ट्रोफिन क्या होता है, तो सुनिए, डिस्ट्रोफिन एक ऐसा जीन है जो हमारे लिए डिस्ट्रोफिन नाम की प्रोटीन बनाता है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन बनाता है, डिस्ट्रोफिन नाम की प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होती है ना, वो हमारी मसल्स में हेल्प करती है, मसल्स के मूवमेंट, या जो मसल्स होती है ना हमारी मांसपेशी, उनके निर्माण में और उनके गमन में, जो भी उनका मूवमेंट होता है, उनकी फिजियोलॉजी होती है ना, उसमें हेल्प करती है डिस्ट्रोफिन नाम की प्रोटीन। समझ गए। तो डिस्ट्रोफिन जीन वो है जो हमारे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाएगा, और डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है वो हमारी केवल मसल्स सेल में होती है। हमारी जो मांसपेशियाँ हैं ना, मांसपेशी, उनमें काम आती है डिस्ट्रोफिन। यदि इसकी कमी हो जाती है ना, तो माइटोनिया डिस्ट्रोफी नाम का डिजीज हो जाता है। एक डिस्ट्रोफी नाम का डिजीज है मूवमेंट वगैरह में, ठीक है, उसमें डिजीज हो जाती है ना। चलिए, तो डिस्ट्रोफिन जीन आपको याद करनी है भाई, सबसे बड़ी जीन होती है डिस्ट्रोफिन, जिसमें अकेले में कितने नाइट्रोजन क्षार मिल रहे हैं, 2.4 करोड़ क्षारक मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि
50% से जो अधिक जीन हैं उनका कार्य आज हमें ज्ञात है। समझ रहे हैं? 50% से आज तक जितने भी जीन खोजे गए हैं वो 50% से अधिक जो जीन है उनका कार्य आज हमें ज्ञात है कि भाई ये क्या काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 2% से कम जीन कूट लेखन करते हैं, मतलब आपके लिए प्रोटीन बनाते हैं। समझ गए? जितने भी जीन है ना उनके 2% से भी कम जीन हमारे काम के होते हैं, बाकी तो बेकाम के होते हैं। ठीक है, कूट लेखन नहीं करते हैं, कूट लेखन नहीं करते मतलब प्रोटीन नहीं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे कम जीन है, सबसे कम गुणसूत्र में, वो तो वाई गुणसूत्र में मात्र 231, और सबसे अधिक की मैं बात करूं, है ना, तो गुणसूत्र नंबर 1 में है 2968। कितने बोलिए? 2968। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में आपसे पूछे जाते हैं, और ये विशेषताएं भी चल रही हैं कि भाई सबसे कम जीन तो होते हैं किस में बोलिए? वाई गुणसूत्र में। कौन से गुणसूत्र में बोलो? वाई गुणसूत्र में। कितने? 231। और सबसे अधिक जो जीन है ना वो हमारे कौन से गुणसूत्र में पाए जाएंगे? आप बोलेंगे सर गुणसूत्र नंबर 1 में पाए जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने गुणसूत्र, कितने जीन हैं? आप बोलेंगे साहब 2968 हैं। कितने? 2968 हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कि वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि 1.4 करोड़ जगहों पर 1.4 करोड़ जगहों पर जो हमारे नाइट्रोजन क्षार होते हैं ना उनमें विभिन्नता पाई गई थी। क्या पाई गई थी? विभिन्नता, वो भी एक जगह पर या एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से। तो हम उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, कि एक न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो कितनी जगह पर होती थी वो? 1.4 करोड़ क्षार। 1.4 करोड़ जगहों पर वैज्ञानिकों ने सिंगल न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति या सिंगल न्यूक्लियोटाइड की विभिन्नता प्रत्येक मतलब मनुष्य में अलग अलग रूप से देखी थी। ठीक है, तो इसको हम सिनेप्स या SNPS के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी आपको विशेषता याद करनी है HGP के बारे में। अब एक बार देख लेते हैं इसकी विशेषता। वो कहता है कि भाई जो मानव जीनोम होता है उसमें 3164.7 करोड़ क्षारक मिलते हैं टोटल। फिर 30,000 जीन होते हैं जो लगभग 80,000 से 1,40,000 जो अनुमानित थे उससे बहुत कम है। और प्रत्येक जीन में औसत 3,000 क्षार होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी जीन है डिस्ट्रोफिन, जिसमें अकेले में 2.4 करोड़ क्षारक होते हैं। 50% से अधिक जो जीन आज तक खोजे गए उनके कार्य हमें ज्ञात हैं, और 2% से कम जीन आज कूट लेखन करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाते हैं हमारे लिए। और जो कम जीन, सबसे कम जीन वाई गुणसूत्र में 231, और सबसे अधिक जीन गुणसूत्र नंबर 1 में 2968, तभी तो इसकी सबसे लास्ट तक पहचान की गई थी, है ना। और 1.4 करोड़ क्षार जगहों पर वैज्ञानिकों ने अलग। अब इस पॉलीमॉर्फिज्म को मैं DNA फिंगरप्रिंटिंग बताऊंगा क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, ना अभी नहीं बता रहा आपको, फिलहाल इतना याद रखिए, इसको SNPS बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़िए एक बार इसको फटाफट। इसकी फिर मेथडोलॉजी यानी कि कार्य प्रणाली पे बात करते हैं। फिर प्रत्येक पॉइंट को एक बार नज़रों में सेट कर लीजिए। फिर इसकी कार्य प्रणाली देखेंगे। चलिए कर ली होगी, है ना। तो विशेषता और लक्ष्य, ये दो आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद करने हैं, समझ गए। अब चलिए, अब हम बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली के बारे में। अब कार्य प्रणाली का मतलब क्या है कि ये HGP जो योजना थी ना उसमें अनुक्रमों का निर्धारण कैसे किया गया था वो हम समझते हैं। सुनिए,
तो कार्य प्रणाली से हालांकि आपसे कभी भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए हमें इसे याद रखना है। तो इसकी जो कार्य प्रणाली थी ना, उसके दो रूप थे। दो रूप कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा। एक तो है व्यक्त अनुक्रम घुंडी, ESTS जिसको आप बोल सकते हैं, और एक है अनुक्रम टिप्पण, सीक्वेंस एनोटेशन जिसको आप बोल सकते हैं। सुनिए, देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। इन दोनों प्रोसेस को समझना कितना सिंपल है, जरा ध्यान से आप समझिएगा क्या होता है। सुनो, उन्होंने कहा मतलब जब भी HGP योजना चल रही थी उसकी प्रोसेस के बारे में, तो आपको पता है ना, अब आप सभी को पता है ना कि आपका जो DNA होता है, आपका जो DNA होता है उसके दो पार्ट होते हैं। हर DNA के दो पार्ट होते हैं ना। आप बोलेंगे सर दो पार्ट कौन कौन से? अरे बुद्धिहीनों, कितनी बार बताऊं मैं आपको। एक पार्ट होता है एक्सॉन और एक पार्ट होता है इंट्रॉन। बोलिए, एम आई राइट और नॉट? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक पार्ट तो होता है एक्सॉन और एक पार्ट होता है इंट्रॉन। बोलो होता है कि नहीं होता है ना? होता है ना। तो सुनिए, अब ये सपोज कीजिए ये आपका पूरा एक DNA है, पूरा की पूरा एक DNA, और इस DNA के फ्रेगमेंट को आप क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीन। अब सुनिए, अब जरूरी नहीं है कि हर जीन हमारे लिए mRNA बनाए, नहीं है ना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इसमें कुछ बेकाम के भी जीन होते हैं। बोलिए होते हैं कि नहीं होते? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बेकाम के जीन भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। जब HGP की प्रोसेस चल रही थी तो कुछ ने ये कहा कि भाई आप केवल ना अपने काम के जीन का अनुलेखन, अपने जो काम के जीन हैं, अपने काम के जो जीन है ना, उन्हीं का आप क्या कर लीजिए? बोलिए, उन्हीं का आप क्या कर लीजिए? मतलब उनके अनुक्रम को निर्धारित कर लीजिए। केवल किसको? जो हमारे काम के हों, और जो काम के होते हैं वो जीन कौन से होते हैं? जो हमारे लिए किसका निर्माण करें? RNA का निर्माण करें। ठीक है, किसका निर्माण करें? बोलिए, RNA का। मतलब जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने आप को व्यक्त करें, यदि आप उन जीनों का अनुक्रम निर्धारित करेंगे तो वह बात हो जाएगी। मेरी बात सुनिए, मतलब HGP की प्रोसेस चल रही थी, प्रक्रिया। ठीक है, तो कुछ ने कहा, मतलब उसकी दो प्रोसेस थी। किसी ने कहा, दो मत थे इसमें, दो मत। एक मत ये था कि भाई केवल आप उनका अनुक्रम निर्धारित करो जो जीन हमारे काम के हैं, बस। समझ गए? ठीक है। और किसी ने कहा नहीं, तुम तो उसका अनुक्रम निर्धारण करो जो जीन काम का भी है और बेकाम का भी है, उन सबको अनुक्रम निर्धारित कीजिए। समझ गए? तो ये जो दो विधि आपको दिख रही है ना, ये वही दो मत हैं। समझ गए होंगे अब तो? क्या ये तो वो विधि है जिसमें केवल आप उसका अनुक्रम निर्धारित करेंगे जो आपके लिए RNA बनाएगा, मतलब जो जीन आपके लिए कूट लेखन या कार्य करेगा, एक तो उसका अनुक्रम निर्धारण करो। और दूसरा मत ये था कि नहीं, आप पूरे की पूरे DNA का क्या कीजिए? अनुक्रम निर्धारित कीजिए। इतनी बात समझ में आई? जब इसकी प्रोसेस चल रही थी ना, तो इसके दो मत थे। एक मत ये था कि भाई आप केवल उन जीनों का अनुक्रम निर्धारण करो जो आपके लिए काम के। समझ गए? तो जो हम जीन हमारे काम के हैं, यदि हम उनका अनुक्रम निर्धारित करें तो हम उसे बोलते हैं व्यक्त अनुक्रम घुंडी। अब बोलिए, इसमें यही लिखा हुआ है आपके पॉइंट में। अब समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, अब ये अनुक्रम टिप्पण क्या है? सीक्वेंस एनोटेशन जिसको बोलते हैं। तो अनुक्रम टिप्पण वो विधि है जिसमें आप पूरे की पूरे जीनोम का क्या करते हैं? अनुक्रम निर्धारित करते हैं। मतलब पूरे की पूरे DNA का, चाहे उसमें जीन काम के हों या नहीं हों, मतलब दोनों प्रकार के जीन हों। कुछ जीन ऐसे होंगे जो आपके लिए mRNA बनाएंगे और कुछ जीन ऐसे होंगे जो आपके लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? इन सभी को एक साथ लेकर उनका अनुक्रम क्या करना था? निर्धारित करना था। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यदि हम पूरे जीनोम का अनुक्रम एक साथ निर्धारित करें तो हम उस विधि को बोलते थे अनुक्रम टिप्पण। समझ गए? तो ये दो जो विधियां हैं कार्य प्रणाली की, इनमें डिफरेंट आपको समझ में आ गया।
ठीक है, इनमें डिफरेंट आपको समझ में आ गया कि व्यक्त अनुक्रम घुंडी तो वो है, व्यक्त अनुक्रम घुंडी तो वो है कि यदि हम केवल उन जीन का अनुक्रम निर्धारित करें जो हमारे लिए काम के या आरएनए बनाते हैं, उसे तो आप व्यक्त अनुक्रम घुंडी बोलते हैं। और अनुक्रम टिप्पण क्या है? अनुक्रम टिप्पण वो है जिसमें हम पूरे डीएनए के अनुक्रम का क्या करें, निर्धारण करें। अब ये तो आपको भी पता है हमारे लिए काम की चीज कौन सी है। मतलब अरे भाई, जब आप इतनी बड़ी परियोजना बना ही रहे हैं तो आप सभी का अनुक्रम निर्धारित कीजिए ना, तभी तो आपको टोटल अनुक्रम का पता चलेगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हमने अपनाया। फिर कौन सी प्रक्रिया को? अनुक्रम टिप्पण को। अब अनुक्रम टिप्पण के बारे में हमारे सिलेबस में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको जरा ध्यान से सुनो कि हम इस अनुक्रम टिप्पण विधि को करते कैसे हैं। अब लिसन टू मी, उन्होंने क्या किया कि भाई ये डीएनए अणु तो बहुत बड़ा है ना, तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले इसको छोटे छोटे अणुओं में काट दीजिए। समझ में आ गई बात? भाई डीएनए का जो अणु था, अब आप अनुक्रम निर्धारित कर रहे हैं किसके? एक पूरे के पूरे डीएनए का। उन्होंने कहा यार ये डीएनए तो बहुत लंबा है, ऐसे हम इसको कब तक करेंगे? तो ऐसा कीजिए, इस डीएनए को आप एक एंजाइम की सहायता से, रेस्ट्रो एंडोन्यूक्लिएज है ना, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप उसको बोल सकते हैं, आरटी एंजाइम इसको बोल सकते हैं ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बोल दीजिए, आरई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या है, मैं आपको चैप्टर नंबर 11 जब मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, कि यूँ समझो आप तो कि एक प्रतिबंध नाम का एंजाइम होता है। प्रतिबंध ये ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को काटने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? डीएनए को काटने का। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करा रहे हैं? आप डीएनए को काट ही तो रहे हैं छोटे छोटे खंडों में, यादृच्छिक खंडों में। ठीक है, अरे ये हमारी प्रोसेस चल रही है अनुक्रम टिप्पण। उसमें क्या कहा आपने कि अनुक्रम टिप्पण विधि जब भी हम करते हैं ना, तो सर्वप्रथम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से हम अपने डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काट लेते हैं। चलिए साहब, काट लिया आपने अपने डीएनए, तो ये छोटे छोटे से खंड आपके पास डीएनए के आ गए। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आपने क्या किया कि भाई अब जो ये छोटे छोटे से खंड है ना, हमें इनका प्रवर्धन करना है, या इनको मैं बड़े रूप में क्या करना है, विकसित करना है, या इनकी बहुत ज़्यादा फोटोकॉपी हमें बनानी है। ठीक है, तो इनकी फोटोकॉपी बनाने के लिए है ना, फोटोकॉपी बनाने के लिए या इनका एम्प्लीफिकेशन या प्रवर्धन करने के लिए हमें पता है क्या करना होता है। अब ये पूरी बायोटेक्नोलॉजी विधि पे आधारित है। सुनो, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक है और ये जो प्रोसेस चल रही है ना, ये पूरा की पूरा बायोटेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, बायोटेक्नोलॉजी पे ना। और बायोटेक्नोलॉजी है ना, वो आपके चैप्टर नंबर 11 में है, समझ गए? वहाँ जब कराऊंगा तब आपको और इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अपने डीएनए के बड़े बड़े अणुओं को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे डीएनए अणुओं में बांट दिया, काट दिया। चलिए, अब आपने क्या किया, अब इन छोटे छोटे डीएनए को आपको ना एक उसमें लिखा हुआ है ना, आतिथ्य या परपोषी कोशिका, तो उसके रूप में हम या तो जीवाणु काम में ले सकते हैं या ईस्ट काम में ले सकते हैं। हमारे पास दो प्रकार के परपोषी कोशिकाएं। परपोषी कोशिका वो हैं जो अपने अंदर इन डीएनए को लेकर हमारे लिए उनकी क्या बनाएंगे, फोटोकॉपी। क्या बनाएंगे? फोटोकॉपी। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस बहुत बड़ी होती है जिसको आप बायोटेक्नोलॉजी में कवर कर पाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये जो डीएनए है ना, छोटे छोटे खंड जो हमने काटे हैं, उन डीएनए की फोटोकॉपी यदि आपको प्राप्त करनी है, फोटोकॉपी मतलब बहुत ज़्यादा डीएनए यदि आपको प्राप्त करने ना, तो आप या तो इसे जीवाणु में डालेंगे या आप इसे ईस्ट में डालेंगे। तो दो प्रकार के परपोषी कोशिका हम काम में लेते हैं। अब डालने के लिए हमें क्या चाहिए, डालने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे वाहक। कौन चाहिए? वाहक। वाहक कौन होते हैं? जो ले जाने वाले हों। अब वाहक के रूप में देखो कौन कौन है, वाहक के रूप में कौन कौन है। यदि आप इस डीएनए को जीवाणु के अंदर प्रवेश करा रहे हैं तो आपको वाहक की आवश्यकता है BAC की, मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल
क्रोमोजोम BAC, और यदि आप इस DNA को किसी ईस्ट में डाल रहे हैं तो आपको आवश्यकता है YAC नाम के वाहक की। ठीक है, ये आपके पॉइंट में लिखे हुए हैं, क्लियर। अरे ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत नॉर्मल है। देखो कैसे, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने अपने DNA को छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया। किसकी सहायता से तोड़ा बोलिए, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। फिर क्या किया, हमने दो वाहक लिए, है ना, या हमारे पास दो परपोषी कोशिकाएं होती हैं, एक जीवाणु और या ईस्ट। तो इन दोनों के अंदर यदि हम उसको प्रवेश करा देंगे तो हमारे लिए इन DNA की बहुत ज़्यादा फोटोकॉपी बन जाएंगी, या इनका प्रवर्धन हो जाएगा, मतलब इनके बड़े रूप हमारे सामने निकल कर आ जाएंगे, जिनके अनुक्रम का निर्धारण करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब ये छोटे छोटे खंड हैं, तो हमने क्या किया कि भाई यदि आप जीवाणु में प्रवेश करा रहे हैं तो आपको इस DNA को प्रवेश कराने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, और जिसकी हम सहायता लेते हैं ना, हम उसको वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहक। तो वाहक के रूप में कौन है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल सेंट्रोसोम। तो BAC नाम का एक वाहक है जो इस DNA को पकड़कर किसके अंदर ले जाता है, इस जीवाणु के अंदर ले जाता है। ठीक है, और यदि मैं ईस्ट के अंदर डाल रहा हूँ इस DNA को, तो मुझे YAC नाम का वाहक लेना पड़ेगा। इतनी सी बात है। तो आपने दो वाहक ले लिए, मतलब या आप इस विधि में दो वाहकों को प्रयुक्त करते हैं, एक BAC वाहक और एक YAC वाहक। तो क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो DNA ना, छोटे छोटे खंड, उनको हम अपनी परपोषी कोशिका में प्रवेश करा दें, और परपोषी कोशिका कौन है, जो हमारे छोटे से खंड की क्या कर दें, 2 कॉपी कर दें। क्या कर दें बोलिए, 2 कॉपी करा दें। समझ गए, तो ये बात हुई। तो अब सुनिए, मान लीजिए आपने BAC का प्रयोग करके इस DNA को जीवाणु के अंदर प्रवेश करा दिया। अब ये जीवाणु क्या करता है, ये जीवाणु जब अपने DNA की फोटोकॉपी करेगा, अपने DNA की, तो हमारे DNA की भी क्या हो जाएगी, फोटोकॉपी हो जाएगी। तो बहुत सारे DNA हमें एक जीवाणु से प्राप्त हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास एक बहुत महान वैज्ञानिक हैं, सेंगर एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। तो सेंगर ने एक तकनीक विकसित कर रखी थी। उस तकनीक के माध्यम से हमने क्या किया, हमने अपने इस DNA को एक सीक्वेंस में जमा दिया। किस में जमा दिया, सीक्वेंस में जमा दिया। ठीक है, तो और उनका क्या कर दिया, अतिव्यापन का मतलब मैं आपको बता दूं, सुनिए क्या है, कि कुछ DNA खंड ऐसे थे जो बिल्कुल एक जैसे थे। ठीक है, तो जो DNA खंड एक जैसे थे ना, एक जैसे, उनका हमने एक ऐसा सीक्वेंस बना दिया, और जो डिफरेंट थे वो अलग अलग हो गए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। तो इसको हम बोलते हैं अतिव्यापन। अब ये प्रोसेस कैसे की, इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है कि भाई ये कैसे जमते हैं, क्या होता है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, आपको केवल इतना पढ़ना है कि जब हम जब इनका हम प्रवर्धन कर लेते हैं छोटे खंडों का जीवाणु के शरीर में, तो हम उनको सेंगर विधि के माध्यम से उनको अरेंज कर लेते हैं, उनका अनुक्रम निर्धारित कर लेते हैं। और इनका अनुक्रम निर्धारित करना मानव के बस की बात नहीं है, तो हमें इसमें कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी, कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ती है। तो कंप्यूटर के माध्यम से हम इनमें डिफरेंट करते हैं और इनको एक अनुक्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप अनुक्रम टिप्पण। तो ऐसे विधि हुई थी भाई अनुक्रम टिप्पण की, ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, तरीके से समझो आप। अरे ये ना मेरी आदत खराब हो चुकी है। सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो ये अनुक्रम टिप्पण है ना, अनुक्रम टिप्पण, इसमें पता है क्या होता है, देखो सिंपल समझो आप, कि भाई इसमें एक तो ये बात चली थी कि नहीं आपको तो पूरे DNA का सीक्वेंस निर्धारित करना है। चलो ठीक है, कर देते हैं। तो करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बड़े DNA खंडों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब छोटे छोटे DNA खंडों को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराया। तो परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए हम कोई ना कोई वाहक काम में लेते हैं। तो हमारे पास 2 वाहक होते हैं। यदि आप इसको जीवाणु में प्रवेश करा रहे हैं तो BAC काम में लेना होगा, यदि आप इसको ईस्ट में करा रहे हैं तो आपको YAC काम में लेना होगा। प्रवेश हो गया, इन्होंने इसकी फोटोकॉपी बना दी, इनको बाहर निकाल दिया। फिर फ्रेडरिक सेंगर
सेंगर जो वैज्ञानिक हैं उनकी जो विधि है अनुक्रम विधि, उसके माध्यम से हमने इसको अरेंज या इनका अनुक्रम क्या कर लिया, निर्धारित। और इसको क्या किया था हमने, अति व्यापन, मतलब एक के ऊपर दूसरे को रख दिया था, जो कि कैसे थे, बिल्कुल आपस में सेम थे। ठीक है, आपस में जो सेम थे ना उनको हमने अनुक्रमण निर्धारित कर दिया इनका। और फिर क्या हुआ कि इनको पंक्तिबद्ध जो करना था ना वो मानव के बस की बात नहीं थी, तो हमने क्या किया, कंप्यूटर की सहायता से इसको हमने पंक्तिबद्ध कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था भाई आपकी HGP कंप्लीट। ठीक है, अब सुनो, अब ये वाहक में कैसे क्या होता है ये 11वें चैप्टर में आपको पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब सुनिए, ये आपकी पूरी HGP कंप्लीट है। तो आप फिलहाल करके क्या करेंगे, एक डायग्राम है आपका 6.15 नाम का डायग्राम है, जिसमें आपके आप तो वो देख लेना, आपकी NCERT बुक में जो HGP लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है HGP का आरेखी निरूपक। क्या लिखा हुआ है, HGP का आरेखी निरूपक, जिसमें स्टार्टिंग में एक लड़की सी छपी हुई है ना, फिर इसकी कोशिका है, फिर गुणसूत्र है, फिर इसका जीन है, और फिर इसको कंप्यूटर पे ना। तो सेम बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप उसके लिए 10 से 12 लाइन छोड़ सकते हैं, बड़ा डायग्राम है, 10 से 12 लाइन छोड़ दी। ठीक है, अब सुनो, अब आपको ये HGP तो कंप्लीट हो गया। अब आपको एक हेडिंग लगानी है, मैं नोट्स बोलूँगा और आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। लास्ट टॉपिक है, लिख लीजिए फटाफट, हेडिंग लगाओ, DNA फिंगरप्रिंटिंग लगाओ। हेडिंग में बोलता हुआ जा रहा हूँ और आपको लिखना है केवल। हेडिंग लगा ली, DNA फिंगरप्रिंटिंग। चलिए, छोटे छोटे से पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते हुए चलना केवल, है ना। लिखिए, किसी व्यक्ति के DNA का, किसी व्यक्ति के DNA का R, इंग्लिश में लिखना, RFLP कैपिटल लेटरों में ना, किसी व्यक्ति के DNA का RFLP, ये RFLP लिख लिया सभी ने, ब्रैकेट लगाओ, RFLP के आगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखो, हिंदी में लिखना, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ, लंबाई वाला लेंथ, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म दोबारा बोल रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ब्रैकेट बंद कर दो, बनाना ही DNA फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि की खोज एलेक जेफरी ने की। ठीक है भाई, लिखो इसमें। अब ये तो थोड़ी बात थी, अब एक इसमें बड़ा एरो लगा के लिखो, बड़ा एरो करके, एक लाइन छोड़ के बड़ा एरो लगाओ और उसमें लिखो
सदर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन तकनीक के निम्न चरण हैं। सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन तकनीक के निम्न चरण हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझने के लिए इंटरेस्टिंग है, समझाना बहुत बड़ा है इसका, है ना। तो चरण लिखो, नंबर 1 पॉइंट रोमन संख्या में, रोमन संख्या में लिखना डीएनए का विलगन, पहला पॉइंट है रोमन संख्या में डीएनए का विलगन, हो गया विलगन। सेकंड पॉइंट, डीएनए का प्रतिबंधित, प्रतिबंधित बकरी वाला आएगा, बकरी वाला, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज द्वारा पाचन, डीएनए खंडों, डीएनए का प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा पाचन, पाचन। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए खंडों का इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक्करण, डीएनए खंडों का इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक्करण, पृथक्करण। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है पृथक्कृत खंडों का, पृथक्कृत यानी कि अलग हुए खंड ना, पृथक्कृत खंडों का नाइट्रोसेलुलोस, पृथक्कृत खंडों का नाइट्रोसेलुलोस पेपर पर स्थानांतरण, नाइट्रोसेलुलोस पेपर पर स्थानांतरण। पांचवा पॉइंट, स्थानांतरित डीएनए का, स्थानांतरित डीएनए का स्थानांतरित डीएनए का चिन्हित, 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 अब कैपिटल लेटर में लिखना वी, टीयूवी वाली, वी टीयूवी वाली है ना, वी एन टी आर, वी एन टी आर, वी एन टी आर, प्रोब से संकरण, प्रोब बकरी वाला आएगा पीछे, पै में नीचे रह की मात्रा लगी ना, प्रोब से संकरण। नेक्स्ट पॉइंट, छठवां पॉइंट है संकृत डीएनए खंडों का, संकृत डीएनए खंडों का ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचान करना, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचान करना। तो ये 6 पॉइंट हैं। अब एक लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखिए आप, लिखिए एरो लगा के। ऑटो रेडियोग्राफी चित्रण में
ऑटो रेडियोग्राफी चित्रण में विभिन्न प्रकार की विभिन्न आकार की पट्टियाँ दिखाई देती हैं। ये पट्टियाँ व्यक्ति विशेष के डीएनए के विशेष प्रारूप को व्यक्त करती हैं। ये पट्टियाँ किन्हीं भी दो व्यक्तियों की ब्रैकेट में आप लिखना एक युग्मज बच्चा को छोड़कर ब्रैकेट बंद समान नहीं होती। समान नहीं होती। ठीक है, हो गया भाई। चलिए, तो ये आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नोट्स हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, आपको थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगी। सुनिए भाई, जरा ध्यान से सुनो कि ये आखिर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या। सुनिए, अरे आपने ये देखा है ना, आपने जैसे ये लगाते ना, तो ये वो वाली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये उससे डिफरेंट है, ये अलग प्रोसीजर है। सुनिए, ये जो लाइंस होती है ना, ये भी हर व्यक्ति की क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो जब हम इस पर अंगूठे को या इस पर इम्प्रेस करते हैं ना, प्रेस जब हम करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। लेकिन क्या ये ऑथेंटिक नहीं है? क्यों नहीं है? मतलब भरोसे लायक नहीं है। अरे भाई, ऐसा हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति इसकी सर्जरी करा ले, समझ रहे हैं, है ना। आपके कंपटीशन एग्जाम में भी क्या है, आजकल जो ये बायोमेट्रिक की है ना, तो उसमें भी तो धोखाधड़ी हो जाती है केवल इसी वजह से। क्यों? क्योंकि ये इसकी क्या सर्जरी करा लेते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन एलेक जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने जो तकनीक का प्रयोग किया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो 100% राइट है। उसको कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है कभी भी, है ना। मतलब उसको फेल ही नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, तो जो ऑथेंटिक जो है ना, ऑथेंटिक वो कौन है? वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो ये वाली फिंगरप्रिंटिंग नहीं। ठीक है, समझ रहे ना, कंसेप्ट इसी के जैसा है, लेकिन इसको मत समझना आपकी ये वाली टेक्निक है। ठीक है, अलग होती है। अब सुनिए कैसे अलग होती है और क्या होता है, वो आप थोड़ा सा तरीका सुन लीजिए, 5-10 मिनट सुनिए क्या होता है। देखिए, हर व्यक्ति का जो डीएनए होता है ना, उसका 99.9% भाग एक जैसा होता है। बिल्कुल, बोलिए होता है कि नहीं होता। लेकिन एक ऐसा स्थान होता है गुणसूत्र या डीएनए पर जो हर व्यक्ति का क्या होता है? अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। और हम उसी अलग भाग को बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। ये आपका एक गुणसूत्र है, ठीक है। तो इस गुणसूत्र पे ऊपर कुछ पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं टीलोमियर, अनुषंगी गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? अनुषंगी। तो ये जो अनुषंगी गुणसूत्र होता है ना,
या गुणसूत्र में पता है क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये किसी का गुणसूत्र है ना, डीएनए। तो इस डीएनए में पता है क्या होता है, जैसे कुछ नाइट्रोजन क्षार बार बार रिपीट हो जाते हैं, और वो बार बार रिपीट होना नाइट्रोजन क्षार का वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है ना। जैसे कैसे, देखिए अब मैं सपोज कीजिए यहाँ पे बना रहा हूँ ATAGC, समझो आप मेरी बात को, ATAGC है, समझ रहे हैं। अब यही ये क्रम यदि बार बार रिपीट होता जाए, ATAGC ATAGC ATAGC, है ना, ऐसे क्रम रिपीट हो रहा है। अब ये क्रम देखो, अब ये क्रम है ना, मेरे अंदर तो कोई और है, किसी के अंदर और कोई होगा, मतलब ये बार बार रिपीट यदि कोई नाइट्रोजन क्षार का क्रम होता है, या मान लीजिए जैसे AT के बाद 2 बार G आ गया, फिर AT के बाद 2 बार G आ गया, फिर AT के बाद 2 बार G आ गया, समझ रहे ना। अब ये एक सीक्वेंस है नाइट्रोजन क्षार का, ATGG ATGG, लेकिन अब ये बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए, हो रहा है ना। तो हम इसी को बोलते हैं V माने वेरिएबल, N माने नंबर, T माने टेंडम, रिपीट माने पुनरावृत्ति होना। तो मतलब किसी भी नाइट्रोजन क्षार की बार बार पुनरावृत्ति होना, इसको हम बोलते हैं VNTR। क्या बोलते हैं, VNTR। और ये जो VNTR होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति का सेम नहीं होता। जो हमारे डीएनए में 0.1% डिफरेंट पार्ट है ना, वो यही पार्ट होता है, ठीक है। सबका जो ये नाइट्रोजन क्षार क्रम है ना, पूरे डीएनए में एक जैसा होता है, लेकिन एक ऐसा स्थान होता है जहां पर कुछ विशिष्ट नाइट्रोजन क्षार की पुनरावृत्ति अलग अलग प्रकार से हो जाती है। जैसे किसी में ATGG ये 3 बार आ गया, अब हो सकता है किसी में ये ATGG 5 बार आ जाए, हो सकता है किसी में ये क्रम चेंज हो जाए, ATGC हो जाए, ATGC हो जाए, समझ रहे ना। ऐसे ये क्रम हर व्यक्ति का एक स्थान पर क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, और आप उसी को बोलते हैं VNTR। क्या बोलते हैं, VNTR। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिस सिद्धांत पर कार्य करती है, वो VNTR सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पे करती है, VNTR सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो हमारी फिंगरप्रिंटिंग विधि है ना, जिससे हम बिल्कुल अपराधियों की पहचान करेंगे, अपराधियों की, है ना, अपने माता पिता की पूरी पहचान करते कि भाई ये हमारे राइट माता पिता हैं, ऐसे ना कई केस हो जाते हैं ना उनमें, तो उनमें यही विधि काम आती है भाई, VNTR वाली। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब ये विधि कैसे करते हैं वो देखिए, समझना एक एक पॉइंट को सुनिए। अब ये जो क्रम है ना, वो हमारे गुणसूत्र के एक एक्स्ट्रा पार्ट जिसको हम अनुषंगी बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि VNTR कहाँ होता है, तो आप बोल देंगे अनुषंगी डीएनए पर होता है या अनुषंगी गुणसूत्र पर होता है। अब पॉइंट सुनिए कि सबसे पहले तो आपको, अब जब भी आप ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे ना, तो आपको डीएनए का क्या करना पड़ेगा, विलगन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विलगन, ठीक है। अब वैसे यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसमें बहुत टाइम आपका लगेगा, है ना। 1 मिनट टाइम पूछता हूँ मैं। चलो सुनिए भाई। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, या इसका जो कंसेप्ट है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो क्या है कि भाई 99.9% डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होता है ना, वो हर व्यक्ति का एक जैसा है ना। अब जब हर व्यक्ति का एक जैसा है, तो हम कैसे पहचान करेंगे भाई ये इस व्यक्ति का डीएनए है, ये इस व्यक्ति का डीएनए, मतलब अपराधी की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए, उसमें रिमेनिंग 0.1% जो पार्ट है ना, वो सबका डिफरेंट है, ठीक है। वो सबका डिफरेंट है, और वो डिफरेंट का आधार क्या है कि नाइट्रोजन क्षार की पुनरावृत्ति, वो डिफरेंट होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, सपोज कीजिए ये आपकी डीएनए की एक श्रृंखला है, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरा डीएनए है, ठीक है। तो हो सकता है मेरे डीएनए पर जो 0.1 डिफरेंट है वो ऐसे ATGC ATGC ATGC, ठीक है। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन क्षारों का क्रम है ना,
अब ये 4 नाइट्रोजन क्षार का ATGC है, ये तुरंत की तुरंत कितनी बार रिपीट हो गया? 3 बार रिपीट हो गया है। कितनी बार? 3 बार रिपीट हो गया है। तो ये मेरा यूनिक होगा, इसको मैं अपना BNTR बोल दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हो सकता है किसी व्यक्ति में यही क्रम 5-6 बार हो, किसी में 7 बार हो, और किसी में AGTC का चल रहा हो, कुछ भी चल सकता है, मतलब है किसी में DT आ रहे हो, किसी में AA आ रहे हो, कैसे भी हो सकता है, लेकिन होता डिफरेंट है कुछ स्थान पर। अर्थात DNA का एक ऐसा पार्ट होता है जहां कुछ स्थान पर आपके DNA के जो नाइट्रोजन क्षार है ना, वो रिपीट होते हैं बस। तो रिपीट होने को आप क्या बोल सकते हैं कि अब इसका एक टर्म है जो इम्पोर्टेंट है, वो है VNTR। VNTR देखो, V माने होता है वेरिएबल, N माने होता है नंबर, T माने होता है टेंडम, और R माने होता है रिपीट। मतलब किसी भी कोडोन की या टेंडम यानी कि कोई भी नाइट्रोजन क्षार है या कूट है, कोई भी है, उसकी संख्या का बहुत ज़्यादा बार क्या हो जाए? रिपीटेशन हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं VNTR। और इसी VNTR से आप किसी भी अपराधी या राइट जनक की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये VNTR होता कहाँ है? मोस्टली ये VNTR होता है आपके अनुषंगी DNA पर, जिसको आप सैटेलाइट DNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट DNA कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका कोई भी जैसे गुणसूत्र है, क्रोमोजोम है, इसके ऊपर जो टीलोमियर पार्ट है ना, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा खंड होता है जिसको आप सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, तो सुनिए भाई, आपको जब भी DNA फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है ना, तो आपको क्या करना होता है? इस VNTR को अलग करना होता है। आपको ये VNTR निकालना है। अरे उसी से तो आप पहचान करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है DNA का विलगन। क्या है? सुनो, तुम 7:20 को कर दो ना प्राइम बाय, क्या वही तुम्हारी का तो कंप्लीट हो गई क्या? चलो तो ले ही जाऊँ मैं। 1 मिनट रुको, लाला उन्हें एडजस्ट करने थोड़ा सा। चलिए, थोड़ा दूसरे बोर्ड पे मैंने इसको सेट किया है ना। सुनो, तो अपनी जो बातें वो कंटिन्यू चली रही थी कि भाई जो अपनी DNA फिंगरप्रिंटिंग है ना, उसमें हमें मोस्टली VNTR से काम है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहला आपका क्या स्टेप होगा? वो स्टेप होगा DNA का आप कीजिए विलगन। भाई आपको एक कोशिका से क्या निकालना पड़ेगा? DNA। अब देखो होता क्या है कि मान लीजिए किसी भी स्थान पर कोई अपराध हो गया। क्या हो गया? अपराध हो गया। ठीक है, तो उस अपराध स्थल से कोई ना कोई नमूना मिलता है, वीर्य का धब्बा मिलता है, रक्त मिलता है, या बाल मिलता है, कुछ भी मिले XYZ, तो उसकी कोशिका से हम DNA निकाल लेते हैं। ठीक है, और जिन व्यक्तियों पे हमें शक होता है कि भाई ये शक के दायरे में, ये शक के दायरे में, तो उससे भी हम DNA ले लेते हैं। तो उनसे जो DNA लेते हैं ना, हम यहाँ से लेते हैं। मुँह होता है ना, मुँह, तो लार जो कोशिकाएं होती हैं यहाँ से ले लेते हैं ना, क्योंकि ये आसानी से हमें मिल जाती हैं। तो सुनिए, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? DNA का विलगन करना पड़ेगा। विलगन मीन्स अलग करना पड़ेगा। तो आप DNA को अलग कैसे करेंगे बोलो? अरे आपके पास कोशिका है, तो इस कोशिका में DNA गुणसूत्र है, तो आप इस कोशिका में RNase, प्रोटीएज आदि एंजाइम डाल दो, तो आपकी पूरी कोशिका क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, और बचेगा क्या? केवल और केवल DNA। समझ गए? तो इस DNA को आपने विलगन कर लिया। पहला पॉइंट है ये, DNA का विलगन कर लिया। चलिए सेकंड पॉइंट, अब विलगन करने के बाद आप इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, या कहने का मतलब इसको काटते हैं। अब काटते किसको? जो आपका VNTR पार्ट है। समझो आप मेरी बात को, आपको तो VNTR से मतलब है, वही नंबर चाहिए आपको, बाकी DNA से आप क्या करेंगे? तो आपने जो DNA लिया ना, उस DNA को आपने इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कर दिया? काट दिया। अब काट दिया तो इसके क्या हो गए? छोटे छोटे टुकड़े हो गए। छोटे छोटे क्या हो गए? टुकड़े हो गए ना। अब इन टुकड़ों को क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से, इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से आप इनको ना आकार के आधार पर अलग अलग करते हैं। अब सुनिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि को भी हम डिटेल से कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 11 में। आप टेंशन मत लीजिए,
जब भी मैं आपको चैप्टर नंबर 11 कराऊंगा ना, तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मैं दोबारा वहाँ पर रिपीट कराऊंगा ना, तब आपको ये पूरी ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, समझिए। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि से आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में क्या करते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि है ना, तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में क्या होता है भाई, ये आपके प्लस माइनस लाइट करंट दे दी। इसमें ना एगारोज नाम का जेल होता है, एगारोज जेल। तो हमारा डीएनए नेगेटिव होता है, तो हम इसको नेगेटिव डीएनए को यहाँ पे पटक देते हैं, और जब इसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं ना, तो नेगेटिव जो डीएनए के अणु हैं वो करंट की वजह से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, क्योंकि इस पर एनोड कैथोड है। तो पॉजिटिव की तरफ जब ये भागते हैं तो छोटे डीएनए अणु तो होंगे कहाँ, सबसे आगे, और बड़े डीएनए अणु होंगे सबसे पीछे। समझ में आ गई बात। तो हमने जो डीएनए के खंड काटे थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा क्या कर लेंगे, अब अलग अलग कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, अलग अलग कर लिए। अब सुनो, अब ये जो अलग अलग डीएनए के खंड है ना, उन्होंने अपनी ऐसी लंबाई के आकार पे व्यवस्थित हो गए ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे एक नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली डाल देते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली, है ना। मैंने कहा था ना कि जो अलग खंड हैं डीएनए खंड, उनका स्थानांतरण किस पे स्थानांतरण बोलिए, नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पे स्थानांतरित कर देते हैं। नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पे क्या कर देते हैं, स्थानांतरित। किनको भाई, जो डीएनए हमने खंड के आधार पे अलग अलग कर लिए थे। ठीक है, तो जब इसको हम नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पे से छाप लेते हैं ना, ऐसे, है ना। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें हम कुछ क्षारीय नाइट्रोजन डाल देते हैं, क्षारीय एंजाइम यौगिक, है ना, जो क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदल देते हैं, सिंगल स्ट्रैंड में। अरे ये डबल स्ट्रैंड डीएनए था, तो क्षारीय पदार्थों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, इसको सिंगल स्ट्रैंड में चेंज कर देते हैं ना, सिंगल स्ट्रैंड में बदल देंगे। तो अब ये सिंगल स्ट्रैंड के डीएनए है। अब इसको नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर ले लेते हैं, और नाइट्रोसेलुलोज की जो झिल्ली होती है ना, अब सपोज कीजिए ये नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली है, इस पे आपके ये डीएनए ऐसे पड़े हुए हैं, है ना, ऐसे। अब हम क्या करते हैं, अब इस पे ना VNTR प्रोब का क्या करते हैं, संकरण, VNTR प्रोब संकरण। अब ये VNTR प्रोब क्या है वो सुनिए, या देखो, प्रोब एक प्रकार के रेडियो एक्टिव होते हैं जो हम कृत्रिम तरीके से बना के रखते हैं। अब VNTR कौन, अरे सुनो, आपने जैसे कोई डीएनए इसका एनालाइज किया और आपको पता चल गया कि इस व्यक्ति का जो VNTR है ना वो ATGC है। आप सपोज कीजिए, चलो ऐसे कीजिए, AGAG है, ऐसे मान लीजिए, चलिए AGAG का क्रम चल रहा है, ये इस व्यक्ति का कौन है, VNTR है। समझ गए। तो हम क्या करते हैं पता है, हम इनके जो पूरक होते हैं, जैसे A का पूरक होगा कौन, T, G का होगा C, A का होगा कौन, T, और G का होगा C, TC होगा ना। समझ गए। तो ये VNTR हम बना लेते हैं रेडियो एक्टिव। कौन सा, रेडियो एक्टिव। समझ गए ना। तो इस VNTR प्रोब को जब इसमें डालते हैं ना, इसमें डालते हैं हम, तो बोलिए ये अपने संगत उससे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, तो ऐसे जुड़ जाएंगे ना, ये ऐसे जुड़ जाएंगे ना, इसको दोबारा से डबल स्ट्रैंड हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, एक बात बताओ आप मुझे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने VNTR को पहचान लिया था, VNTR को, और उसके जो पूरक जो VNTR होता है ना, उसको हम रेडियो एक्टिव कर देते हैं और उसको नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की पट्टियाँ बन जाती हैं, बैंड, है ना, ऐसी पट्टी जो आपको दिख रही है। ठीक है। अब ये जो पट्टियाँ बन जाती हैं ना ऐसे, तो अब ये रेडियो एक्टिव हैं, तो UV रेज जब आप इन पर डालते हैं तो नारंगी रंग की पट्टियाँ बनती हैं, और जिस प्रकार की पट्टियाँ बने उस प्रकार की पट्टी केवल उसी व्यक्ति के डीएनए की बन सकती हैं, अन्यथा और किसी व्यक्ति के पास वो पट्टियाँ नहीं बन सकती। अब सपोज कीजिए जब ये पट्टी बनी थी तो ऐसी बनी, सुनो, दो पट्टी ऐसी, एक पट्टी बिल्कुल लाइट दो,
और फिर एक डार्क, ठीक है। अब ऐसी पट्टियाँ बनी मान लीजिए इस नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पे, ठीक है, और ये पट्टियाँ किसकी बनी, उस डीएनए की जो हमने अपराध स्थल से मिला था। कहाँ से मिला था, अपराध स्थल से, समझ गए। अब आप क्या करेंगे, जिस किसी व्यक्ति पे आपको शक है, चलिए पकड़ लिया ये है ना, जिस पे शक है उसका डीएनए लिया, उसके डीएनए का विलगन कीजिए, फिर उसको एंडोन्यूक्लियस से काटिए, फिर उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग अलग कीजिए ताकि छोटे छोटे खंड हो जाएं, ताकि आसानी हो जाए। फिर उसको हम सिंगल स्ट्रैंड कर लेंगे, फिर नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर उसके ट्रांसफ़र करेंगे और बीएनटीआर प्रोब के द्वारा उसका संकरण करेंगे और फिर उस पर क्या बनेंगी, अलग अलग पट्टियाँ। अब मान लीजिए आपने दो व्यक्ति लिए, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। अब इस जो ए व्यक्ति है ना, इस पे तो ऐसी पट्टी बनी, सपोज करो। अब बताओ ए वाले व्यक्ति के डीएनए की इस प्रकार की पट्टियां बनी, तो बोलो ये वाला व्यक्ति तो नहीं है ऐसा, क्योंकि ये अपराध स्थल वाले की पट्टियां हैं जिसमें दो आपको डार्क दिखाई दे रही हैं, एक नीचे डार्क है, दो लाइट है बीच में, समझ गए। अब जो व्यक्ति बी था ना, व्यक्ति बी, सपोज कीजिए इसकी बिल्कुल इसी के ऐसी मिली, ऐसी दो पट्टियां प्राप्त हुई आपको, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, और ये अपराध स्थल वाला डीएनए था। तो आप क्या अंदाज लगा लेंगे कि यार ये जो बी व्यक्ति है ना, इसकी डीएनए की पट्टी बिल्कुल ऐसी बनी है जैसे हमने अपराध स्थल से बनाई थी, अपराध स्थल वाले डीएनए की। तो बोलिए अपराधी कौन होगा, व्यक्ति बी होगा। कौन होगा, व्यक्ति बी। तो ऐसे पहचान करते हैं हम अपराधियों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, ठीक है। और ये वो प्रोसीजर है जिसको कोई भी आज तक गलत साबित नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, बिल्कुल ऑथेंटिक। समझ में आ गई, बात नहीं आई, ठीक है। तो ये होती है भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। एक बार मैं आपको बता दूं, सुनो। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, वो सदर्न ब्लॉटिंग पर आधारित है। अब ये सदर्न ब्लॉटिंग क्या है मैं आपको बता दूं, सुनिए। यदि आप डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसी प्रक्रिया को आप सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। सदर्न नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, इस घटना की। उन्होंने क्या कहा कि यदि हम इन डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस झिल्ली से लेकर या इस एगारोज जेल से लेकर इनको निकाल कर यदि हम नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर ट्रांसफ़र कर दें तो हम इसी विधि को क्या कहते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक पर आधारित है। इसलिए हमने लिखा कि जो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है उसके निम्न चरण होते हैं। मतलब पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आपके कितने चरण हैं, 6। पहला, सबसे पहले आप डीएनए को क्या करेंगे, बिल्कुल अलग करेंगे, कोशिका से कर दिया साहब। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप उसको काटेंगे, काट दिया। फिर क्या करेंगे, फिर उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा उस डीएनए खंडों को अलग अलग करेंगे, आकार के आधार पर कर दिया। तो छोटे अणु आगे और बड़े अणु पीछे रहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। फिर इसको डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में बदल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर डीएनए का नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पे क्या करेंगे आप, ट्रांसफ़र। और आप इसी विधि को क्या कहते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलिए, सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। फिर लास्ट में जब नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पे आ जाएगा तो फिर हम कृत्रिम तरीके से तैयार जो हमारे पास रेडियो एक्टिव बीएनटीआर हैं उनका इस पर संकरण करा देंगे। संकरण कराएंगे तो इस पर नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देंगी अलग अलग प्रकार की, और ये पट्टियां हर व्यक्ति की कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, समझ गए। और इसी के आधार पर हम इसकी क्या करते हैं भाई, पहचान करते हैं। तो ये है आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक बार पढ़ के देखो फटाफट, पॉइंट मिला के देखो, है ना। सदर्न एलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की। और इसका उपयोग क्या होता है, बोलिए, इसका उपयोग हो जाएगा अपराधी की पहचान करने में और सही जनक की पहचान करने में। अब जनक की पहचान पता है कैसे करते हैं, कैसे करते हैं कि बच्चे का डीएनए लेते हैं, बच्चे का, है ना। अब बच्चे का डीएनए लेते हैं ना, तो उस बच्चे के डीएनए में यदि कुछ भाग माता के डीएनए हो और कुछ पिता के डीएनए का, तो हम कह देते हैं भाई इन्हीं का बच्चा है। कई बार ऐसे केस होते हैं ना, दो दंपति उस पर अधिकार, नहीं ये तो साहब हमारा बच्चा है, कोई नहीं ये तो हमारा बच्चा है, ठीक है। तो उसकी भी फिर क्या होती है, एट लास्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है ना, समझ रहे। अब जैसे मान लीजिए
ये माता पिता है ऐसे, ये माता का डीएनए था या पिता का डीएनए था ना, ऐसे आ रही थी। तो उस बच्चे में पता क्या आएगा, उस बच्चे में जैसे ये डार्क है तो ये 2 डार्क हो जाएंगे ऐसे, ये डार्क है ये लाइट है तो एक डार्क एक लाइट, ऐसे ऐसे मिश्रण हो जाता है उनका, ठीक है, तब हम बच्चे की पहचान करते हैं। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई भाई आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसका एक बार रिवाइज ना मैं जब मैं आपको कराऊंगा ना चैप्टर नंबर 11 तो वहाँ इसको और बताऊंगा। अब जो RFLP शब्द है ना, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, वो क्या है? RFLP कहा था मैंने, RFLP वही है, ये कोई डीएनए है। यदि आप इस डीएनए को किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट देंगे, है ना, देखो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, रेस्ट्रिक्शन माने प्रतिबंध एंजाइम से, फ्रेगमेंट माने टुकड़ा, एल माने लंबाई का, FP माने पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? वही चीज़ है जिसमें आपका BNTR क्रम होता है। अरे बहुरूपता मतलब जिसमें कोई नाइट्रोजन क्षार की बहुत ज़्यादा क्रमांक की पुनरावृत्ति हो, उसी को आप पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा गया वो टुकड़ा जिसमें आपको पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देता हो, तो उसे आप RFLP कहते हैं। और यही यदि आप किसी व्यक्ति के RFLP को तैयार कर लेंगे तो आप उसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट है आपका टेलर प्रयोग। अरे टेलर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सुन लीजिए टेलर क्या है। टेलर ने अर्धसंरक्षी प्रतिकृति के बारे में अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था कि एक बिसिया फेबा यानी कि सैम नाम का पौधा है, इसकी जड़ थी, सपोज कि ये जड़ है, और इसकी जड़ को ना उसने रेडियो एक्टिव थाइमिडिन नाम के क्षार सॉल्यूशन में रखा। मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया था, कौन सा? थाइमिन। तो मतलब रेडियो एक्टिव लिया, तुम तो यूँ मानो जब इसमें विभाजन होगा तो जो नए गुणसूत्र बनेंगे, डीएनए बनेगा, वो सब के सब कैसे होंगे? बोलिए रेडियो एक्टिव, क्योंकि माध्यम कौन सा चल रहा है? रेडियो एक्टिव चल रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव माध्यम से इसको हटाकर एक सामान्य माध्यम पे इसको ग्रो किया और उसमें कॉल्चिसिन और डाल दिया। अब सुनो, ये कॉल्चिसिन क्या है? आपको ये कॉल्चिसिन परेशान कर रहा है। सुनो, कॉल्चिसिन एक ऐसा रसायन होता है जो तर्कु तंतु नहीं बनने देता। और तर्कु तंतु आप जानते हैं कौन है? तर्कु तंतु वो संरचना है जो कोश का विभाजन के समय गुणसूत्रों को अलग अलग करती हैं। तर्कु तंतु वो संरचना होती हैं जो कोश का विभाजन के समय गुणसूत्रों को ऐसे पकड़कर अलग अलग कर देती हैं, है ना। तो तर्कु तंतु नहीं बनने देता है कॉल्चिसिन नाम का रसायन, समझ गए ना। अब सुनो, ये सैम की कोश का है, जड़ की, समझ गए। ये सिंगल गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका जब निर्माण हुआ, अब कौन से माध्यम पे? अब ये तो था रेडियो एक्टिव, ये डीएनए तो कैसा है? रेडियो एक्टिव है ना, क्योंकि ये कौन से माध्यम पे था? रेडियो एक्टिव माध्यम पे। अब उन्होंने क्या किया? सामान्य माध्यम पे किया। अब याद कीजिए, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हर डीएनए अपने रेप्लिकेशन करता है और ऐसी फोटोकॉपी बना लेता है, समझ गए। ऐसे बना लेता है ना, अपनी फोटोकॉपी बना लेता है ना। तो तुम तो यूँ ही मानो कि डीएनए ने अपनी फोटोकॉपी बना ली, समझ गए। अब हुआ क्या कि अब ये माध्यम पे कौन से पे? सामान्य पे, और कॉल्चिसिन और पड़ा हुआ है जो इसको अलग नहीं होने देगा। तो जो इसकी कोशिका आप निकालेंगे ना, तो उस कोशिका में आपको जो गुणसूत्र हैं वो डबल दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? डबल, मतलब उनकी संख्या बढ़ जाएगी। क्यों? यदि कॉल्चिसिन नहीं होता ना तो ये श्रृंखला डुप्लीकेशन वाली अलग हो जाती और अलग अलग कोशिका बन जाती। लेकिन ये इसको हमने अलग नहीं होने दिया ना, तो इन्होंने क्या नोट किया कि एक श्रृंखला तो थी रेडियो एक्टिव और एक श्रृंखला रेडियो एक्टिव नहीं थी। और यही तो कहता है अर्धसंरक्षी प्रयोग। अर्धसंरक्षी प्रमाण क्या कहता है भाई? अर्धसंरक्षी कि एक श्रृंखला तो हो पुरानी और एक श्रृंखला हो नई, तो आप उसी को क्या बोलते हैं? अर्धसंरक्षी प्रतिकृति बोलते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट में टेलर ने क्या देखा कि यार एक श्रृंखला तो गुणसूत्र की कैसी है? रेडियो एक्टिव है, लेकिन दूसरी कैसी दिखाई दी बिन्ने? दूसरी कैसी दिखाई दी? बोलिए, बिना रेडियो एक्टिव के। क्यों?
क्योंकि पहले तो उन्होंने रेडियो एक्टिव पे ग्रो किया था इसको, तो जितनी भी गुणसूत्र बनेंगे वे सब की सब रेडियो एक्टिव होंगे। फिर इसको क्या किया, सामान्य माध्यम पे ग्रो किया और फिर इसमें कॉल्चिसिन और डाल दिया जो इसको विभाजन नहीं होने देता था। ठीक है, तो बाद में देखा कि भाई एक गुणसूत्र तो कैसा है, रेडियो एक्टिव, और एक कैसा है, सामान्य। तो उन्होंने कह दिया कि यार 100% ये तो कैसी प्रकृति है, प्रतिकृति कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव है, अर्धसंरक्षीय। पढ़ के देख लो एक बार, नॉर्मल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो भक्तजनों ये आपका चैप्टर नंबर 6 हुआ कंप्लीट। तो एचजीपी के लक्ष्य, एचजीपी की विशेषताएं आप देख लेना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आप एक बार पढ़ना, और जब भी मैं चैप्टर नंबर 11 कराऊंगा तब इसको पूरी तरीक़ा से एक और बार कराऊंगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट वहां पे मैं इसके पूरे क्लियर करूंगा। किसके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। आज थोड़ा टाइम का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, अन्यथा मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को और ज़्यादा समझाता। ठीक है, समझ रहे ना। फिलहाल आप इतना ही उसको पढ़ना है। ठीक है भाई, और हो सकता है जब ऑफलाइन क्लास हो जाएंगी तो मैं उस दिन उसका एक बार रिवाइज और करा दूंगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, समझ रहे ना। तो अब आपको चैप्टर नंबर 6 में ना किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा की पूरा चैप्टर नंबर 6 आपका याद होना चाहिए, पूरा की पूरा चैप्टर नंबर 6। और अब मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा आपका प्यारा सा कौन सा चैप्टर कल से, नहीं मुझे पता है आप चैप्टर नंबर 7 तो बोलिए ही मत, क्योंकि अब आपका चलेगा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जिसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। अब कुछ कहेंगे सर ये चैप्टर नंबर 7 तो अधूरा है, तो भाई मेरे सुनिए, हो सकता है इस कोविड-19 की वजह से थोड़े बहुत सिलेबस में कटौती हो जाए, नहीं हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम पे, और यदि हो जाए ना तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 7 लपेटे में आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले अपने वो चैप्टर तो हो ही जाएं जो जिनका हटना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ये तो हटेंगे नहीं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 11 है ना, और एक दो चैप्टर हैं, वो तो ऐसे चैप्टर हैं जो फिक्स हैं, जिनको हटा ही नहीं सकता है कोई भी। ठीक है, तो हम उन चैप्टरों को अभी देखते हुए चल रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 को करेंगे भाई। इसमें डिजीज है, हो सकता है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूं, शाम तक आप वेट करना, अन्यथा मैं बोल के लिखा दूंगा, जो भी है जैसा भी है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना भाई सभी।